हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज अप। तो आज है 11 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस लेक्चर में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11 फरवरी से जुड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अराउंड 65% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स जो है वो 50% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन को यानी क्या कह सकते हैं केटर कर चुके हैं, यानी उन लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। यानी अराउंड 65% हॉस्पिटल में इतनी जगह है कि इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान, ये इतनी नंबर्स आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ आपको ये जो नीति आयोग हुआ है ये इन लोगों के बारे में थोड़ी आपको जानना है। तो नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने ये सारी चीज़ें, इनका ही एक रिपोर्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली है। ठीक है, तो अगला न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एम यानी जो अटल इनोवेशन मिशन, इन्होंने और नीति आयोग जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने और USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन तीनों ने मिलकर अभी एक कोलैबोरेट किया है ताकि ये जो हेल्थ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है इसे बढ़ावा देने के लिए, कहाँ पर, इंडिया में। तो अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात किया है। पहले है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन, उन्होंने और नीति आयोग। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो नीति आयोग है इसी के द्वारा ये अटल इनोवेशन मिशन इसे बनाया गया था। और USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर अभी क्या किया है, कोलैबोरेट किए हैं ताकि हेल्थ इनोवेशन जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इंडिया में बढ़ोतरी करने के लिए और उसको एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसके जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत, और इसके जो चेयरपर्सन हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसे इस्टेब्लिशमेंट और यानी इसे फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। और ये USAID इसके बारे में बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसे फाउंड किया गया था, इसके जो फाउंडर है वो है जॉन F कैनेडी। और इसे फाउंड किया गया था 3 नवंबर 1961 को। और एडमिनिस्ट्रेटर है सामंता पोवेर। अगली है इंडिया की एक रैंक है, यानी इंडिया इस एक रिपोर्ट के द्वारा अब देखा जाए तो MOCI की जो रिपोर्ट है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके डेटा के हिसाब से देखा जाए जो इंडिया ने क्या किया है, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की जो रैंक है वो पा चुके हैं। इसमें ये जो मिलेट्स होते हैं ना उस चीज़ में। अब ये मिलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें। देखिए 5th बन चुकी है, तो पहली इसमें देखा जाए तो हम लोगों ने किस किस को यानी जो टॉप डेस्टिनेशंस होते हैं किस किस को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ये जो मिलेट्स हैं वो सारी चीज़ें। तो नेपाल को हम लोग करते हैं 6.9 मिलियन के एक्सपोर्ट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE को करते हैं 4.84 मिलियंस। सऊदी अरेबिया को करते हैं 3.84 मिलियंस। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और स्टैटिक्स है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
जिनके द्वारा ये रिपोर्ट आया है उसके बारे में, तो उसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब अगला है एशियन आसियान एशियन नहीं, आसियान इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, वो ऑर्गेनाइज किया गया था MNRE, जिसका मतलब है MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके द्वारा, और MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके उनको हाई लेवल कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो अभी आप लोग जान लीजिए ये जो आसियान है इसमें कितने यानी स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स यानी कंट्रीज आते हैं। टोटल देखा जाए तो 10 आते हैं, जैसे कि ब्रुनेई, दारुसलाम और कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लियाओ पीडीआर और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये जो 10 स्टेट्स है यानी कंट्रीज़ हैं, इनको आसियान के यानी आसियान जो है इसमें है अभी। ठीक है, ये 10 कंट्रीज़ है इसमें। बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो जो कि है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और आसियान को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1967 में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है HE दातो लिम जैक हॉय, ये नामक इंसान है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है IIM जो कोझिकोडे जो है जगह, यानी IIM जो कोझिकोडे हैं उन्होंने, और DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस, इन्होंने नीति आयोग, इन सभी ने मिलकर क्या किया है, एक SOI यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इसे साइन किया गया है ऑन इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। यानी ये तीनों अभी मिलकर क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप जो SOI यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इसे साइन किया गया है। कुछ ही देर पहले मैंने आपको नीति आयोग के बारे में बताया है, तो आप लोग थोड़ी ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग थोड़ी इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगला है गौरव खन्ना, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट जो पारा बैडमिंटन जो एकेडमी है, जो कि लखनऊ UP में लॉन्च किया गया है। अब ये किसके द्वारा किया गया है, गौरव खन्ना के द्वारा। ये इंडिया की पहली पारा बैडमिंटन एकेडमी है, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ UP में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है PM मोदी ने किक स्टार्ट की, यानी फिर से स्टार्ट किया है 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ ICRISAT, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये जो नामक प्रोग्राम है, यानी इसको अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं 50th एनिवर्सरी, और इनोग्रेट किए हैं 2 रिसर्च फैसिलिटीज़ जो कि इसी के ऊपर इसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और ये एक्चुअल में कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है हैदराबाद में, माफ़ करिएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगला है RBL जो बैंक होती है, रत्नागर बैंक, जिसके हम लोग पहले कहते थे, वो बैंक ने अभी पार्टनरशिप किया है क्रेडिटास सॉल्यूशंस के द्वारा, यानी उस क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ, टू ऑटोमेट लोन कलेक्शन। ये जो लोन हम लोग देते हैं फिर उसके बाद कलेक्ट करने का जो यानी जो तरीका होता है, जो लोन्स को भी हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उसे कलेक्ट करने की जो प्रॉब्लम्स होती है उस बैंक के साथ, किस बैंक के साथ, RBL जो बैंक है, जिसे हम लोग पहले रत्नाकर बैंक कहते थे, उस बैंक के लिए क्या किसके साथ एक पार्टनरशिप किया है, क्रेडिटास सॉल्यूशंस, इनके द्वारा, यानी उनको अभी ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं ताकि वो लोग अभी लोन को कलेक्ट करें। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि क्रेडिटास जो है वो एक
SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये प्रोग्राम के इसके बेसिस पे ये अभी काम करता है। जो नियो कलेक्शंस जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, तो उस तरीके से ये काम करेगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ लेकर अभी सारे कस्टमर्स को फॉलो अप करना हुआ। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें अभी ये कंपनी देखेगी। तो अभी बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है वो है राजीव आहूजा, जो अभी इंटरिम है। और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी एक चैट बॉट है जिसका नाम है आरपीएल केयर्स, और इनके टैगलाइन है अपनों का बैंक। ठीक है, अगला है HDFC एर्गो। इन्होंने लॉन्च किया है साइबर संचित इंश्योरेंस पॉलिसी टू काउंटर डिजिटल रिस्क। देखिए कुछ पिछले या फिर उससे पहले वाले दिन में मैंने बताया था कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक को ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, जो कि डिजिटल जो साइबर अटैक्स होते हैं उन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस स्कीम लाया गया था। और अभी देखा जाए कि HDFC एर्गो इन्होंने लॉन्च किया है साइबर संचित इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी सेम टू सेम वही डिजिटल रिस्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगला है DBS बैंक जो है, इन्होंने DBS बैंक इंडिया इन्होंने एक साइन किया है, यानी साइन किया है एक पैक्ट विथ टेल एप्स डिजिटल नेटवर्क के द्वारा, ताकि प्रमोट कर सके डिजिटलाइजेशन इन डेयरी सेक्टर। देखिए डेयरी सेक्टर जो है उसको, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जो मिल्क पनीर ये जो सारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उस वो जो सेक्टर है उसे डिजिटलाइज करने के लिए DBS जो बैंक हैं उन्होंने स्टेल्स एप्स डिजिटल नेटवर्क इनके साथ क्या किया है, एक पैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाइट रेवोल्यूशन। जो मिल्क ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं उसी के बारे में बता दे रहा हूँ। ये जो वाइट जो रेवोल्यूशन आया था उसके बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जिनका भी कमेंट मुझे अच्छा लगता है मैं उनको एक लाइक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं DBS बैंक के बारे में, उस DBS बैंक इंडिया के बारे में। तो इसको नवंबर 2020 में बनाया गया था। जो लक्ष्मी विलास बैंक जो होती है ना, उसको थोड़ी मॉडिफाई कर दिया गया था, उसी के साथ DBS बैंक है उसको बनाया गया है। और इसको ऑपरेशंस कब से हुई है, जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसे भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, वही मतलब मैं कहना चाह रहा था। और इसकी जो ऑपरेशंस हुई थी वो 1994 से इसकी ऑपरेशंस हो रही है। और हेड ऑफिस की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसको करेंटली 12 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो। और अब बात कर लेते हैं ये जो स्टेल एप्स डिजिटल नेटवर्क है इसके बारे में। तो इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2011 में, जो कि IIT मद्रास के एक स्टार्टअप के द्वारा ये बनाया गया था। और इसके जो CEO हैं वो है रंजित मुकुंदन, रंजित मुकुंदन। और हेड ऑफिस की बात करें बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। अगला है टाटा ग्रुप जो है, इनको टाटा ग्रुप पिक्स SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC ये जो बैंक है टू फाइनेंस एयर इंडियाज ओल्ड डेप्ट। आप सभी को पता ही होगा कि एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी कुछ वक्त तक, यानी सबसे पहला देखा जाए तो वो टाटा ग्रुप के द्वारा ही था, लेकिन उसे नेशनलाइज कर दिया गया है, कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि रिसेंटली कुछ ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के द्वारा फिर से टाटा ग्रुप ने क्या किया है, उसे एक्वायर कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को क्या हुआ है कि एयर इंडिया के पास तो अभी क्या है कि बहुत सारा डेप्ट था, तो उस डेप्ट को कुछ फाइनेंस करने के लिए, यानी देखिए कुछ डेप्ट को तो कुछ छूट देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है डेप्ट को रीपे करना पड़ेगा। वो सारे जितने भी प्रोसेस है उस सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए टाटा ग्रुप ने SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, ये तीनों बैंक्स को
चूज़ किया है, यानी इन तीनों बैंक्स को चूज़ किया गया है ताकि वो जो लोन है वो पेमेंट हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब टाटा ग्रुप के बारे में हम लोग को बात करें तो ये ऑलरेडी जो विस्तारा एयरलाइंस जो होती हैं, जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ यानी पार्टनरशिप के साथ बनाया गया था, और एयर एशिया इंडिया वो बनाया गया था मलेशिया की एयर एशिया के साथ ये बनाया गया था। ये दो तो ऑलरेडी टाटा ग्रुप के साथ है ही, और अभी हम इनके पास एयर इंडिया भी आ चुकी है। ठीक है, तो अगला है IIMS और फ्लिपकार्ट, इन दोनों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया गया है ताकि जो व्यूअर्स और आर्टिशियंस होते हैं जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं एक्चुअल में, उनको प्रमोट करने के लिए। अब उनको प्रमोट कैसे होगा? फ्लिपकार्ट के साथ हुआ है, तो फ्लिपकार्ट में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे सेलर्स ज्वाइन करते हैं और उनको प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट किया जाता है, जिसके साथ क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया हुआ उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। तो अभी इससे क्या होगा कि कुछ बेनिफिट्स मिल सकती है, यानी आर्टिसंस होते हैं और वेवर्स होते हैं, इन लोगों की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे मेन पेज में दिखाना हुआ, ऐसे कुछ बेनिफिट्स जो है वो दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा इनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट को फाउंड किया गया था 2007 में, और इसके जो CEO हैं वो है कल्याण कृष्णमूर्ति, और हेडक्वार्टर्स की बात करें बेंगलुरु कर्नाटका में है। और बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के जो CM हैं वो है नवीन पटनायक, और गवर्नर्स की बात करें गणेशी लाल। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला है 19 ईयर्स ओल्ड ज़ारा रदरफोर्ड, वो बन चुकी है यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का जो चक्कर कह सकते हैं हम लोग वो कंप्लीट कर चुकी है, और जिसका डिस्टेंस कह सकते हैं 52,000 किलोमीटर्स की ये जर्नी है वो कवर कर चुकी है, और जिनका उम्र है सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स, जिनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड, जो बन गई है यंगेस्ट वुमेन। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको इसे ध्यान देना है, इसे आप स्टार मार्क कर के रख लीजिएगा। अगला है एनीबेल टॉरस, ये वेज़क्वेस, ये जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ PM ऑफ पेरू। पेरू जो जगह है वहाँ के अभी नए जो PM कौन बन चुके हैं? एनीबेल टॉरस, ये नामक इंसान। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अब पेरू के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है लीमा, और करेंसी है इसका निरेवो सोयल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगला है CCI, इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ एथेना हेल्थ ग्रुप जो है उनको बाय फंड्स मैनेज्ड एंड एडवाइज्ड बाय H&F बेन कैपिटल और GICSI। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये जो CCI है यानी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है ताकि जो एक्विजिशन हो किसका, एथेना हेल्थ ग्रुप जो है उनको किसके द्वारा, जो इनके जो फंड्स जो है वो मैनेज और एडवाइस किसके द्वारा किया जाता है, जो H&F यानी हेलमैन और फ्राइडमैन जो है उनके द्वारा, और बेन कैपिटल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा, और GIC स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स, इन तीनों के द्वारा ये एक्वायर करने का अप्रूवल कौन दे दिया है? CCI, इन्होंने अभी दे दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो कोचिन शिपयार्ड है, ये डिलीवर की है 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेजल्स BSF को। तो कोची जो शिपयार्ड है इन्होंने क्या किया है, 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेजल्स जो होते हैं वो BSF को अभी हैंड ओवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफेंस रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान देनी है। कोचिन शिपयार्ड से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें देखा जाए तो टोटल 6
देने की वेसल्स को देने की बात थी, जिसमें से अभी 3 जो है वो सुंदरबन, ताकि इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अभी चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है CAF, यानी जो जो एक कह सकते हैं आप कप होती है, एशियन कप, सॉरी एशियन बोल रहा हूँ, अफ्रीका कप ऑफ नेशनल कैमरून। ये जो प्रोग्राम है उस चीज़ से रिलेटेड है, यानी CAF का मतलब कुछ और नहीं है, जो कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल जो होती है ना, जो कप होती है अफ्रीका की, जो कप है ऑफ नेशनल कैमरून, जो इस बार क्या होता है 2021 की बात करें तो उसमें सेनेगल जो जगह है वो जीता है फर्स्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। ठीक है, तो सेनेगल, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है एक एक्टर है, ओलंपियन है, एशियन गेम्स की मेडलिस्ट है, जिनका नाम है प्रवीण कुमार सोबिती। इनका अभी निधन हो चुका है। तो ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनका अभी निधन हो चुका है। ये एक्टर भी है और ये एक्टिंग उसमें किए हैं जो महाभारत जो सीरियल आती थी, BR चोपड़ा जो टेलीविज़न एक सीरियल आती थी, उसमें भीम की जो कैरेक्टर है वो ये पर्सन निभाए थे। और साथ ही साथ ये ओलंपियन है, यानी ओलंपिक्स में भी ओलंपिक्सियन है, और एशियन गेम्स के में मेडलिस्ट भी है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी आप जान सकते हैं। इनको सिल्वर मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ना, हुए थे 1966 में, उसमें इनको सिल्वर मेडल इनको मिला था। ठीक है, और ये सेकंड इंडियन है आफ्टर मिल्खा सिंह जो कि मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है सेफर इंटरनेट डे। ठीक है, ये देखिए थोड़ी सी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर 2 इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स बनाई है। पहली है ICICI जनरल इंश्योरेंस यानी लोम्बार्ड, और दूसरी है HDFC अर्गो। इन दोनों ने प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि प्रोटेक्ट कर सकें। और आप ध्यान दे सकते हैं सेफर इंटरनेट डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, February 8 को। तो ये पॉइंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए February 8 को सेफर इंटरनेट डे, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए सेफर इंटरनेट के लिए वो डिजिटल सिक्योरिटी वो आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ी लिंक कर सकते हैं, तो आपको थोड़ी बेनिफिट मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इस बार के थीम के बारे में, तो वो है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ये इस बार के थीम है, और ये हर साल देखा जाए तो सेकेंड डे ऑफ ट्यूसडे और सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी, यानी सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी के जो सेकेंड ट्यूसडे आता है उस दिन सेफर इंटरनेट डे इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगला है इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन। ये एक कैंपेन है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये यानी प्रमोट किया जा रहा है। तो इसकी जो इन्होंने क्या किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है वर्थ 3.05 लाख करोड़ की फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट के कैंपेन चल रही है इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन। इसके अंडर में राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3.05 लाख करोड़ की रिन्यूएबल एनर्जी की एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब इतने सारे अमाउंट के साथ क्या किया जाएगा, कहा जा रहा है कि 92.1 गीगावाट जो पावर जो जनरेशन है सोलर मॉड्यूल के साथ हुआ, बहुत सारे हाइड्रो पावर हुआ, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के साथ ये जनरेट करने का जो टारगेट है वो रखा गया है हुआ है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, जो इंडिया की जो मोस्ट टॉप में कह सकते हैं 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कि NTPC हुआ और NHPC हुई, SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम, ऐसे जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है जो पब्लिक लिमिटेड हैं PSUs,
उनको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है रीन्यू पावर कमीशंस। इन्होंने क्या किया है, गुजरात की ये फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट इसे बनाने का यानी बनाएंगे। ठीक है, तो ये गुजरात की पहली विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा, जिसको कौन किया गया है, रीन्यू पावर कमीशन, यानी रीन्यू पावर जो है ये कमीशंस कर चुकी है गुजरात की पहली विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या कौन कर रहा है, रीन्यू पावर, तो उनके बारे में जान लेते हैं। इनके अभी फाउंडर और चेयरमैन सीईओ ये तीनों कौन है, सुमंत सिन्हा, और इसके हेडक्वार्टर से गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगला है जम्मू कश्मीर, ये बन चुकी है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो इंटीग्रेटेड विथ NSWS। अभी NSWS क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इसके द्वारा इसके अंडर में आने वाली पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी स्टेट नहीं कह सकते इसे, यूनियन टेरिटरी है, वो कौन से बन गई है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है जैसे कि वुलर लेक, सुरिसर लेक, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है 11th Feb की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें उन सारे बच्चों के साथ जिनको आपको लगता है कि वो यानी शेयर करना ज़रूरी है। तो और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लेक्चर की PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।